बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पहला रमज़ानुल मुबारक है और आप सबको रमज़ान मुबारक। नादरीन, इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक लिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुंचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहां जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीजें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो ये भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आंख से देखूं तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहां पे मौजूद हो सलमान। तो ये इमरान खान साहब की आंख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं है, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई है 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। नंबर 3, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे जाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली, और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिलें। लेकिन जो रिपोर्ट मंजरे आम पे आई है वो नामुकम्मल है। उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बुनियादी चीजें हैं जो उनकी बातों से अखज़ की जा सकती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं। बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी। उनका इकलौता भाई है, और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम है, वो लेजेंड है, दुनिया उसको मानती है। तो मुख्तसर जो खुलासा है इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की, वो उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का इलाज, उससे वो मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब का इलाज ठीक नहीं करवाया जा रहा। फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख और उनकी जान को खतरा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उनकी फैमिली और जाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाने का कोई इरादा ऐसा लगता है कि हुकूमत का नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ राजों से पर्दा उठ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है, और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं। ये भी बात इमरान खान साहब की बहनों ने कही। और पीटीआई लीडरशिप को ये मुसलसल ट्रैप कर रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की बहनों ने बात कही। अब क्या क्या बात कही ये मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं हम अडियाला जाना चाह रहे थे कि वहां पे हो जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए। हमारा दिल उस वक्त हिलकर रह गया था जब इमरान खान ने यह बताया कि मुझे 2 हफ्ते तक नजर नहीं आ रहा था, मैं जेल के सुप्रीडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, उसने बात ही नहीं सुनी। हमें बताया जाए जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब के बताने के बावजूद गौर क्यों नहीं किया, और इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, क्या किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान को नजर नहीं आ रहा? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि वो इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। आप अब हमें कहेंगे कि हम डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी है, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें। ऐसा नहीं होगा। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में जाती मुआलिजीन और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में इलाज करवाया जाए। अलीमा खानम ने जो बैकडोर चैनल के ऊपर को थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी वो भी बताया। उन्होंने कहा जी दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आती है
उसने मुझे कहा कि आप इजाज़त दें तो हम कासिम जमान को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेज देते हैं। तो मैंने कहा कासिम जमान कौन सा डॉक्टर है, आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को, डॉक्टर बरकी को भिजवा दें, या हमारी बहन जो है डॉक्टर उस्मा, उनका भी उन्होंने कहा था कि उनको भिजवा दें। तो हमें किसी भी फौजी पर, सरकारी या पुलिस वाले पर ट्रस्ट नहीं है। हमें कहा गया कि फिर डॉक्टर आसिम अकेले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। यानी ये वहां से आ गई थी बात हुकूमत की जानिब से कि डॉक्टर आसिम अकेले चले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, हम करके बात आपको बताते हैं। हमने कहा ठीक है, ये चले जाएंगे अकेले, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। ये जनाब डॉक्टर उस्मा साहिबा ने ये बात बताई है। 3 दिन पहले हमें बताया गया पार्टी की तरफ से कि मोहसिन नकवी ने श्रीलंका जाने से पहले हमें गारंटी दी है कि इमरान खान का इलाज शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ही होगा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि रावलपिंडी अल शिफा लेकर जा रहे हैं। हमने वादे बता दिया कि हमारी डिमांड शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद है, रावलपिंडी नहीं। और इसके बाद राब्ते हमारे खत्म हो गए। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने ड्रामा किया। हमें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद ही लेकर जाएंगे ये कहा गया, लेकिन हकीकत में उन्होंने वही किया जो ये करना चाह रहे थे। डॉक्टर्स की टीम जेल भेजकर अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा करवा दी है। डॉक्टर उस्मा ने मेडिकल रिपोर्ट को, जो इमरान खान साहब की बहन है और एक कामयाब डॉक्टर है, उन्होंने रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जो रिपोर्ट जारी की गई है वो रिपोर्ट मजाक है। डॉक्टर्स ऐसी मेडिकल रिपोर्ट पर दस्तखत करके अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे मुतासिर कर सकते हैं? इसी रिपोर्ट में कैसी रिपोर्ट है? इसमें यह बताया ही नहीं गया कि डॉक्टर ने कौन सी बीमारी दरियाफ्त की है और वो बीमारी किस वजह से लाहक है। ये जालिम लोग हैं, ये मुजरिम लोग हैं, उन्होंने जुर्म किया है। इनकी जुर्रत कैसे हुई इमरान खान को पिम्स लेकर जाने की? उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारी मुलाकातें खत्म की हैं। हमसे गलती हुई है, हमें बहुत पहले ही अडियाला के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना दे देना चाहिए था। यकीन जाने ये मजाक नहीं है। मुझे इमरान खान ने खुद बताया कि ये मुझे मार देंगे, और ये 2 दिसंबर 2025 को इमरान खान ने अपनी बहन को बताया था, उज़्मा खानम को, कि ये मुझे मार देंगे। अब नाजरीन ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं। आलमी सतह पे भी 14 कप्तानों ने एक खत भी लिखा वज़ीर आज़म को। पाकिस्तान के 21 कप्तान गुजरे हैं जो अभी जिंदा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 21 ऐसे कैप्टन हैं साबिक जो अभी जिंदा हैं, उन्होंने तो कोई खत नहीं लिखा। और जो आलमी सतह पे कप्तानों ने खत लिखा उनमें भी पाकिस्तानी किसी कप्तान का सिग्नेचर नहीं है। वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, बाकी जो कैप्टन हैं, जावेद मियादाद, बाकी लोग सारे, यूनुस खान, ये सब उसके ऊपर साइन कर सकते थे। इन्हें साइन करना चाहिए था, लेकिन इनमें से किसी भी कप्तान ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किया। पाकिस्तान में बहुत खौफ है, और ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर सारे खिलाड़ी अपना अपना कोई ना कोई खांचा लगाने के चक्कर में रहते हैं। कोई कमेंट्री के चक्कर में, कोई किसी और चक्कर में, कोई किसी ग्राउंड के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई जो है वो किसी और गेम में पड़ा हुआ है। में बहुत जोरदार किस्म की बारिश हुई है, और बारिश में एक मरतबा फिर इंतजामिया का पोल खुल गया है। कराची में नॉर्मली वहाँ जो गवर्नमेंट है वो परवाह इस बात की करते नहीं है, और वो इस बात को गिनती में नहीं लेते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से जिस तरीके से वो वहाँ पे इक़्तिदार में बैठे हैं, जैसे वो इंटीरियर सिंध में धांधली करते हैं, जिस तरीके से कराची के अंदर बड़े पैमाने पर हमेशा से धांधली होती रही है, चाहे वो MQM का दौर हो, चाहे आज पीपल्स पार्टी का दौर हो, तो बड़ी 2 नंबरी हुई इस शहर के साथ। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शहर है, सबसे बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान को कमा के देने में सबसे कमाऊ पूत शहर है कराची, लेकिन इसके साथ लावारसों वाला सलूक किया जाता है। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि 2.5 करोड़ लोग रहते हैं इस शहर के अंदर। वो अगर अपना हक नहीं ले सकते तो वो बिल्कुल फिर मुस्तहिक हैं कि उनके ऊपर इस तरह के लोग मुसल्लत किए जाएं। अगर कराची के लोग निकलें और अपना हक छीन लें तो फिर उनके साथ ये ज्यादती नहीं होगी। लेकिन कराची में एक खौफ है, एक परेशानी है। लोग जो हैं वो नफसा नफसी के आलम में रहते हैं। कीड़े मकोड़ों से बदतर जिंदगी कई इलाकों में लोग गुजार रहे हैं। अभी मलीर के अंदर जो सूरत हाल है, वहाँ पे सैलाब आ चुका है, हर तरफ से पानी आ रहा है, जितनी नदियाँ हैं वो सारी ओवरफ्लो हो रही हैं। एक डैम है ऊपर के एरिया में, वो डैम भी, उसका नाम अभी यहाँ में पढ़ रहा था, हाँ ये डैम है थड्डू डैम, ये ओवरफ्लो हो गया है और एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। तो कराची में बैड गवर्नेंस एक के बाद एक मसाइल पैदा करती है, और ये अब से नहीं हो रहे, ये हम गुज़िश्ता 1 दहाई से देख रहे हैं कि जब भी, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, 15-1 साल से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म होने के बाद से, कि कराची शहर में ज़रा बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है, और ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत इस शहर को डुबोया जाता है।
जितने भी पानी के रास्ते थे, कराची में भी यही हुआ, वहां पे चाइना कटिंग कर दी गई, नालों के ऊपर जो है वो तामीरात कर दी गई और फिर कराची का पूरा नक्शा बदल दिया गया। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ और अब पूरा कराची जो है वो नतीजा भुगत रहा है। कराची के लोग अपने हक के लिए निकले नहीं, कभी तकड़े तरीके से अपने हक के लिए अगर निकलें तो इस माफिया से कराची के लोग जान छुड़वा सकते हैं, लेकिन हालात आपके सामने है। जबकि पंजाब में जो हुकूमत है उसकी हिकमत अमली का अंदाजा आप यहां से लगाएं कि इन्होंने खैमा बस्ती लगाई कि यहां पे हम लोगों को रखेंगे। अच्छा, हुकूमती खैमा बस्तियों के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है और वो लगातार आ रहा है। हुकूमत खैमा बस्ती लगाती है टिकटॉक बनाने के लिए। ये सरकार आएगी, जो खवातीन आएंगी जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें बिठाया गया है, वो आएंगी, आकर अपने टिकटॉक्स बनाएंगी और वो चली जाएंगी, या डीसी आएगा, एसी आएगा, ये लोग अपने टिकटॉक्स बनाएंगे और चले जाएंगे। तो एक आर्जी किस्म की एक खैमा बस्ती लगाई जाती है, उसके अंदर लोगों को लाकर रखा जाता है, लेकिन जैसे ही वहां टिकटॉक मुकम्मल हो जाते हैं तो वहां खाना देना बंद कर देते हैं। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि लोग वहां से वो जगह छोड़ देते हैं और जो लोग वहां मौजूद रहते हैं वो बेचारे खाने का बंदोबस्त कहीं और से करते हैं। कई सरकारी कैंप्स ऐसे हैं जहां पे खाना प्राइवेट एनजीओ दे रही हैं और उन्हें मना किया गया है कि आपने अपना लोगो इस्तेमाल नहीं करना, अपना मोनोग्राम इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपना बैनर या पोस्टर नहीं लगाना, आप पंजाब सरकार के खाते में इसको डालें। अब ऐसी नाकस मनसूबाबंदी इन्होंने की है कि चंद जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है और विजुअल्स बाकायदा हमने देखे सोशल मीडिया पे कि जहां खैमा बस्तियां हुकूमत ने लगाई वहां पे भी पानी भर गया। यानी आप महफूज जगह पे, महफूज मकाम पे लगाते हैं ताकि ये एरिया महफूज रहेगा, लोगों को हम यहां पे लाकर रखेंगे, लेकिन वो एरिया भी जो है वो रहने के काबिल नहीं है। साइंसी बुनियादों पे जो इंतजामी फैसले हैं वो करने की काबिलियत नहीं है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें। और हुकूमत तो बिल्कुल ही आपको पता है फारिग लोग हैं, नकम्मे लोग हैं, इनको लाके इक़्तिदार में बिठा दिया गया। इनके फरिश्तों को भी इस मर्तबा उम्मीद नहीं थी कि इन्हें हुकूमत मिल सकती है, लेकिन हुकूमत में लाके इनको बिठा दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये पैदा हो गए हैं कि हफीज पाशा साहब एक सीनियर जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये बात की कि 50% से ज्यादा हो जाएगी गुर्बत की शरह पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो गुर्बत की शरह बताते हैं ना, ये गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, वो रोटी के लिए तरस रहे हैं जो लोग। तो पाकिस्तान में 50% से ज्यादा इस सैलाब के बाद गुर्बत की लकीर से नीचे लोग चले जाएंगे। ये हालात पैदा हो गए और ये हालात इनकी नाअहली की वजह से पैदा हुए। 44% तक तो इन्होंने खुद पहुंचा दिए थे, फ्लड आ गया, इनकी नाअहली की वजह से और नीचे जाएगा पाकिस्तान। और जो 50% के अलावा है वो बहुत खुशहाल नहीं है, चंद फीसद लोगों को निकाल के। मिडिल क्लास रुल गई है, लोअर मिडिल क्लास वो भी रुल गई है, अपर मिडिल क्लास जो है उसकी भी क़ुव्वत खरीद मुतासिर हो गई है। ये सिर्फ एलीट जो है वो इस वक्त सर्वाइव कर रही है, या अपर मिडिल क्लास जो है वो कुछ हद तक सर्वाइव कर रही है, बाकी तो परेशानी है। अब हालात ये हैं कि जो चावलों की फसल पाकिस्तान की तबाह हुई है, उससे पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी आएगी, जो चावल पाकिस्तान बाहर भेजता है वो $3 अरब है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर टेक्सटाइल के अंदर जो पाकिस्तान को नुकसान होगा कपास की वजह से, जो फसल हमारी तबाह हो गई, वो लगभग $2 से $3 अरब का है। और इसके अलावा ये बताते हैं कि बाहर से आपको कपास मंगवानी पड़ेगी जिसको आप अपनी टेक्सटाइल में इस्तेमाल करेंगे, तो उसका आपको इंपोर्ट बिल पड़ेगा। तो ये सारा मिला के $7 अरब का चावल और कपास में सिर्फ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि 12.5 करोड़ से जायद की आबादी पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी होगी आने वाले दिनों में, हफीज पाशा साहब कह रहे हैं। तो नाजरीन, ये है अभी पाकिस्तान की सूरत हाल और यहां पे इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया। आमिर मतीन साहब ने यहां पे एक ट्वीट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं असली सैलाब तो इस सैलाब के बाद आएगा। तबाह हो गया किसान, जिसकी वजह से तबाह हो गई है मईशत भी। हाकिमों को अंदाजा ही नहीं है कि इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। और ये गुस्सा और नुकसान किसी दूर दराज छोटे कमजोर सूबों में नहीं हो रहा, ये पंजाब है, सेंट्रल और मशरकी पंजाब, यानी 5-7 करोड़ लोग जो मुतासिर हुए हैं। 5 दरियाओं की धरती जिसको सदियों से भूख नंग का तजर्बा नहीं था, जिसका 70% लुट चुका है, 60% चावल तबाह, 30% कपास, 35% गन्ना, सब्जियां सैलाब में बह गई और मवेशी भी बह गए या मर गए और इनके पास चारा नहीं है। शहर भी डूब गए हैं, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कसूर, सारे शहर पानी में। अब क्या होगा? 5 दरियाओं को धरती ने ऐसी आफत 100 साल में शायद कभी ना देखी हो।
चाहे ये कुदरत हो, मगर दोषी तो हुक्मरान ठहराए जाते हैं। कसूर हमेशा उसका होता है जो हुक्मरान हो। शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, ये लावा पकड़ा है, इसके बाद सब कुछ महंगा होगा, सब्जियां और अजनास 30 से 50% महंगे हो जाएंगे। अभी हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं। किसान लुट गए हैं खेती से और शहरी लुट जाएंगे महंगाई से। बड़ी खौफनाक उन्होंने एक सूरत-ए-हाल बताई है। और ये गुस्सा कैसे निकलेगा, जरा इसके बारे में सोचें, आगे क्या होने जा रहा है। ये आमिर मतीन साहब के अल्फाज हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, और वो नॉर्मली इतनी सख्त बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने खुलकर बताया कि ये टिकटॉक से ये बला नहीं टलेगी और आपके लिए मुसीबतें बन जाएंगी। आपको जो काम करना था वो आप नहीं कर रहे, खुदारा टिकटॉक से जान छुड़ा लें। लाखों लोग और मवेशी मर रहे हैं, ऐसा 1000 साल में नहीं हुआ। इनकी मदद करें और अपनी ब्यूरोक्रेसी के सहारे ना रहें। तो ये जनाब आमिर मतीन साहब ने इनको नसीहत की है, लेकिन नसीहत पे ये अमल दरामद तो कम ही करते हैं, क्योंकि मैंडेट नहीं है इनके पास अवाम का, ना ये अवाम के सामने जवाब दें। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखता हूं जेल से, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई उनके वकला के साथ। तो वो जो अंदर बातचीत इमरान खान साहब ने की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई। अब क्योंकि इमरान खान की बहन नहीं मिली तो आसिम मुनीर का नाम आपको इस ट्वीट में नहीं मिलेगा, मैंने तो अभी नहीं देखा। दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद इखलाकियात पर होती है, ये इमरान खान साहब कहते हैं, जबकि पाकिस्तान का इखलाकी निज़ाम हर सतह पर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी इखलाकियात है, लेकिन आसिम लॉ के तहत मौजूदा निज़ाम में इखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। नाम आ गया जी आसिम मुनीर साहब का। कुरान पाक में बारहा